माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एस के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है, लेकिन इस लेक्चर में कंपेयर करेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले समझिए कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन होता क्या है। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि कंसिडरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, हु मस्ट प्रोवाइड कंसिडरेशन। प्रोवाइड कर सकता है इंग्लिश लॉ में जो कंसिडरेशन है सिर्फ प्रोमिसी प्रोवाइड करता है, लेकिन इंडियन लॉ में कंसिडरेशन मे बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब इसको ऐसे समझिए, इंग्लिश लॉ में ये कह रहा है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। ए बी को गुड्स देगा और बी इसके बदले में जो भी कंसिडरेशन है वो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ ये कह रहा है कि कंसिडरेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी हिमसेल्फ। ये प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी, ये कंसिडरेशन, इस गुड का जो भी कंसिडरेशन होगा ये बी ही प्रोवाइड कर सकता है ए को। कोई थर्ड पार्टी सी है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्लियर है। अब इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ कहता है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। ये हम लोगों ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये हम लोग काफ़ी डिटेल में कंसिडरेशन में डिस्कस कर चुके हैं केस लॉ के साथ। इंडियन लॉ का कंसिडरेशन का एग्जाम्पल समझिए क्या है। सपोज करिए एक पर्सन ए है, ए ने बी के पास गया कि मैं अपनी बेटी के लिए कार खरीदना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बेटी जो सी है उसको इस कार की सप्लाई कर देना, लेकिन जो इसका पेमेंट है ना वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो डी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में हुआ? ए और बी के बीच में हुआ फॉर सप्लाई ऑफ कार। लेकिन उस कार का कंसिडरेशन कौन दे रहा है? ए नहीं दे रहा है ना सी दे रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है? डी दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी कर रही है उस कार का पेमेंट। तो ये कह रहा है कि इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं हो सकता था। अगर ये सिचुएशन होती तो इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं हो सकता था। कंसिडरेशन मस्ट बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी। यहाँ पे प्रोमिसी ए है तो ए को ही पेमेंट करना था, लेकिन चूंकि इंडियन लॉ ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल है। इंडियन लॉ कहता है कि प्रोमिसी भी दे सकता है और उसके अलावा कोई और पर्सन भी उस कार का पेमेंट कर सकता है। इतना समझ में आया। अब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है? प्रिविटी का मतलब होता है प्रिवेसी, यानी इंग्लिश लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जिन दो लोगों के बीच में होता है वो दोनों ही आपस में कंसिडरेशन मूव कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी कंसिडरेशन नहीं दे सकता है। इसलिए इन दोनों के बीच में प्रिवेसी है, प्राइवेसी का कंसिडरेशन होता है, और कंसिडरेशन मस्ट बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और प्रोमिसी हिमसेल्फ। क्लियर है। यानी प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज एप्लीकेबल इन इंग्लिश लॉ, बट इंडियन लॉ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। वाई नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया? वाई भी तो पता होना चाहिए आपको कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में एप्लीकेबल क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़, वहाँ कहता है कि कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यानी जब ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए ही कंसिडरेशन प्रोवाइड करे बी को और बी ही कंसिडरेशन प्रोवाइड करे ए को। कौन प्रोवाइड कर सकता है? कोई थर्ड पार्टी जिसका इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट हो वो इस कंसिडरेशन को प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है। दो लोगों के बीच की बात होती है तभी हम कहते हैं ना कि आप हमारे बीच की प्राइवेसी आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। क्लियर है। लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज एप्लीकेबल इन इंग्लैंड या इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल है। अब हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ें। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ राइट टू सू अगेंस्ट ईच अदर।
यानी ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करने का राइट रखता है और बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल करने का राइट रखता है। दिस इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया। लेकिन क्या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल कर सकता है? कोई स्ट्रेंजर है, कोई सी पार्टी है, क्या वो इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है? नहीं सूट फाइल कर सकती है, बिकॉज इंडिया में और इंग्लैंड दोनों ही जगह प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? हम लोगों ने प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन पढ़ लिया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। अब ये कह रहा है बट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू इफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब है ये अभी आपको समझ में आएगा जब हम लोग ये केस लॉ पढ़ेंगे, दैट इज चिनैया वर्सेस रमैया। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट डील्स विद प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें होता क्या है, एक मदर रहती है, मदर ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की है अपने डॉटर को जिसका नाम रहता है रमैया। ठीक है, अब इसने डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगा दी। इस कंडीशन में इसने ये लिखा कि ये प्रॉपर्टी तुमको तभी मिलेगी जब तुम अपने मामा, अगर तुम अपने मामा को हर साल कुछ एनुअली पे करोगी, एनुइटी कहते हैं उसको, कुछ पैसे पे करने रहते हैं उसको, जिसका प्रॉमिस डी ने कर दिया, यानी डॉटर ने कर दिया कि ठीक है मैं इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे मामा को पेमेंट करती रहूँगी। क्लियर है ये सिचुएशन? अब बाद में होता ये है कि मदर ने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी डॉटर को, लेकिन डॉटर ने डिनाई कर दिया कुछ समय बाद मामा को पेमेंट करना, यानी चिनैया को पेमेंट करने से डिनाई कर दिया। अब इसके बदले में चिनैया ने रमैया के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया फॉर रिकवरी ऑफ एनुअल अमाउंट जो उसको मिल रहा था। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है, डॉटर का ये कंटेंशन था, डॉटर ने कोर्ट से ये कहा कि सी ने तो मुझे कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड ही नहीं किया है, यानी चिनैया मामा ने मुझे कोई कंसिडरेशन तो दिया नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डी और सी, जो डी और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको एनुअल अमाउंट पे करूँगा, लेकिन उसके बदले में सी ने कुछ दिया ही नहीं है। तो डॉटर का कंटेंशन ये था कि कंसिडरेशन इनकी तरफ से आया नहीं है, सो इनका राइट नहीं बनता कि ये मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकें। क्लियर है? अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट का ये कहना था कि लगता है आपने इंडियन लॉ पढ़ा नहीं है। उसमें क्या लिखा है कि कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन दिया जा सकता है। तो डॉटर और मामा के बीच में जो कंसिडरेशन डॉटर मामा को दे रही है उसके बदले में मामा नहीं कुछ दे रहा है। कौन दे रहा है इसके बदले में? इसकी मम्मी ने, यानी इसकी मदर ने कंसिडरेशन दिया है ना, वो प्रॉपर्टी, वो इस ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन है, क्योंकि इंडियन लॉ कहता है कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी। इस केस में प्रोमिसी मामा, मामा भी दे सकता है कंसिडरेशन, या कोई थर्ड पार्टी, जैसे इसमें मदर है वो थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है। सो इससे ये पता चला कि इंडियन लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी ओनली, यहाँ पे सिर्फ मामा का राइट नहीं है कंसिडरेशन, मामा के अलावा मदर। अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि पार्टी ए और कॉन्ट्रैक्ट पार्टी बी के बीच में हुआ है और दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती हैं। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कंसिडरेशन या तो ए दे सकता है बी को या बी दे सकता है ए को, यानी कंसिडरेशन ये दोनों आपस में दे सकते हैं। और अब स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि अगर पार्टी ए और बी है तो कोई सी पर्सन जो हुआ वो स्ट्रेंजर हो गया, तो सी का कोई राइट नहीं बनता है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने का। स्ट्रेंजर टू दी कंसिडरेशन का क्या मतलब है? स्ट्रेंजर टू दी, यहाँ लिख लेते हैं, स्ट्रेंजर टू दी कंसिडरेशन का मतलब है
कि पार्टी ए है और पार्टी बी है, इन दोनों ने आपस में कंसिडरेशन मूव किया है और कोई पर्सन सी है जो इन बी के बिहाफ पे कंसिडरेशन दे रहा है। ओके, लेकिन ये जो बी है, चूँकि इसने कंसिडरेशन नहीं दिया है तो ये कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर हो गया। अब क्या स्ट्रेंजर टू दी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है? नहीं करा सकता है। लेकिन कब करा सकता है स्ट्रेंजर टू दी कंसिडरेशन? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो, क्योंकि हम लोग बार बार एक चीज़ पढ़ रहे हैं, 2 रूल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 तरह का रूल है, एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल है और एक प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का रूल है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एप्लीकेबल होगा, ये प्रिवेल करेगा, ठीक है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में ये कहता है कि कंसिडरेशन कोई और व्यक्ति भी दे सकता है, चूँकि इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई और व्यक्ति कंसिडरेशन दे रहा है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन कंसिडरेशन सी दे रहा है, तो क्या कंसिडरेशन का राइट आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सके? नहीं। कब तक नहीं करा सकता है? जब तक वो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन है। जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होगी सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्रिवेल करेगा। अब अगर कंसिडरेशन किसी और व्यक्ति ने, यहाँ पे कंसिडरेशन अगर सी ने प्रोवाइड किया है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स तब तक नहीं करा सकता है जब तक अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ना होता। ये ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जिसने कंसिडरेशन दिया वो पार्टी भी बन जाए। अगर मान लीजिए अग्रीमेंट बनाया है और उस अग्रीमेंट में इसको पार्टी नहीं बनाया गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता, ठीक है। तो 2 चीज़ हम लोगों की क्लियर हो गई, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब एक चीज़ हम आपको एक्स्ट्रा ये बताना चाह रहे हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे जो पार्टी, आप खुद सोचिए, जो थर्ड पार्टी अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता है। जैसे हम लोगों ने ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस देखा था, उसमें भी यही हुआ। तो जो स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए और उसकी जगह ये बताना चाहिए कि जो भी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर्ड हुई हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा ही सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई पार्टी इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, यानी वो बेनिफिशियरी है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती हैं। इसीलिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंडियन जुडिशरी ने एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिया है कि जो भी बेनिफिशियरी होगा या जिसने एक्नॉलेज किया होगा, ये सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। अगर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो ये एक्सेप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और कन्फ्यूजन नहीं होती। तो ऐसे ही डिबेट चलती है, बात चलती है। ओके, इतना ही इस लेक्चर में है। इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। दोनों 2 चीज़ आप याद रखिएगा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों जगह एप्लीकेबल है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन कहाँ एप्लीकेबल है? सिर्फ इंग्लिश लॉ में एप्लीकेबल है, इंडियन लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जिसका हम लोगों ने केस लॉ भी देख लिया, एग्जाम्पल से भी समझ लिया। ओके, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाया जाए। ओके, बाय।